चर्चा गंभीर है। भारत में चर्चाओं का बाजार गर्म है और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी। बसोत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, पहला सवाल मेरा रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक नया ऑर्डर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि राशन कार्ड जो हैं, राशन कार्ड की अब वेरिफिकेशन की जाएगी और 65 लाख राशन कार्ड हैं। काफी लोगों ने फेक राशन कार्ड बनवा रखे हैं जिस पर गवर्नमेंट को, एलजी को शक है कि वो फेक हैं, जिसके चलते अब इन सब की जानकारी जुटाने के लिए विभाग जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए संसार जी, एक बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि ये जो मकसद है कि लोगों को किस तरह से किसी ना किसी बहाने से परेशान किया जाए। बेसिकली 25 सीटें इनको पीछे मिली थी और एक दायित्व इन पे आ चुका था कि बहुत अच्छी सरकार इनको देनी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये वो कर नहीं पाया ऐसा, और पीडीपी के साथ इनका गठबंधन भी अल्टीमेटली टूट गया। अब इनको एक चीज इनको पता चल चुकी है कि भाजपा कभी भी जम्मू कश्मीर में वापस सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। तो इन जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से सताया जाए, परेशान किया जाए, किस तरह की नीतियां अपनाई जाएं कि लोग बेहाल रहें, उसी का एक हिस्सा है ये नोटिफिकेशन भी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर राशन कार्ड का मिसयूज कहीं हुआ भी होगा तो वो आम जनता कभी नहीं कर पाती, पॉलिटिकल लोग ही करते हैं या ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जो पावर में रहते हैं वो करते हैं, जो पंच सरपंच होते हैं या जो थोड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं वही करते हैं। और अल्टीमेटली जब तक इनके लोगों को फायदा मिलता है तब तक ये उसे चलने देना चाहते हैं। जब इनके विरोध में हो जाता है, जब इनको उसका फायदा नहीं मिलता है, या जैसे अभी मैंने कहा कि भाजपा को पता चल चुका है जेएंडके में ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो फिर ये एक बदले की भावना वाली कार्रवाई जो है शुरू कर देते हैं। बुलडोजर भी उसी कार्रवाई का हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर में चला। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी उसी का हिस्सा था। अब राशन कार्ड को लेके ये सामने आ गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब भाजपा बौखलाई हुई है। केंद्र में भी अब काफी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ता जा रहा है। 24 के चुनाव के लिए काफी दिक्कतें आने वाली हैं। विपक्ष एक लामबंद होने की कगार पे आ चुका है और लामबंद हो रहा है, तो इनकी मुश्किलें जो बढ़ती चली जा रही हैं, अब उन मुश्किलों में ये लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके और क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए, जो कि सिर्फ अपर कास्ट के लिए, ऑलरेडी उनके पास 80% सीटें थी, 10 और दे दी गई, तो वहां 8 लाख की लिमिट रखी गई थी। संसार जी, आप देखिए, जितने भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट वाले लोग इंजीनियर में, मेडिकल में या जहां भी एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट के पास 50-60 लाख से कम की गाड़ी नहीं है। 8 लाख सालाना इनकम वाले को ईडब्ल्यूएस मिलता है, और कैंडिडेट जो इनकम्बेंट है, जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो 50-50, 60-60 लाख की गाड़ी में आता है। उनकी 5-5, 6-6 करोड़ की कोठियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए की उनकी जायदादें हैं, और उनका ईडब्ल्यूएस बन रहा है। अब जब तक इनका बनता रहेगा, भाजपा या कोई भी प्रशासन या एलजी कुछ एक्शन नहीं होगा। जब ऐसा होगा कि कहीं इनको फायदा नहीं हो रहा, उसका फायदा कहीं सच में गरीब गुरबा लोगों को होने लग गया, तो आप देखिएगा उस पर भी कार्रवाइयां होंगी कि ये ईडब्ल्यूएस किसने बनाया, कैसे बन गया, कितने कितने ईडब्ल्यूएस बने, फेक कितने बने, सही कितने बने। जबकि असलियत तो ये है कि एससी एसटी ओबीसी के सर्टिफिकेट भी अपर कास्ट के लोग बनवा के हमारी सीटें भी खा जाते हैं। फिलहाल कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इनका राशन कार्ड का भी यही इनका घोंसला है, अब लोगों को फर्दर परेशान करने की बात है। अच्छा, दूसरा ये है, आप जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली को लेकर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि
अगर हम बाहर से बिजली ना लेकर के देते तो जम्मू कश्मीर को 5 घंटे भी बिजली जो है वो नहीं मिलती। 20,000 करोड़ की बिजली इस वक्त तक जम्मू कश्मीर को दी जा चुकी है। ये लोग बिल नहीं भरना चाहते। संसार जी देखिए, ऐसा है, नीति और नीयत दोनों ही खराब हों तो इस तरह की स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमें करनी ही चाहिए। ये जो एलजी साहब हैं, ये बेसिकली नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये उनके बड़े खासम खास हैं। बेसिकली उनकी कोशिश थी यूपी में, जब पिछली बार सत्ता में भाजपा आई तो शाह और मोदी की पूरी कोशिश थी कि ये जो एलजी साहब है इनको वहां पे सीएम बनाया जाए, मगर योगी जी ने पंगा उड़ा दिया और आरएसएस ने योगी का फेवर किया तो योगी मुख्यमंत्री बन गए। अब ये कहीं के नहीं रहे, तो एक तो इनको एडजस्ट करना था तो जेएंडके में भेज दिया। अब भेज दिया तो अब इनसे वो पूरे काम लेने जो आरएसएस की और मोदी और शाह के एजेंडे को पूरा करते हो, उसी एजेंडे के तहत एलजी साहब की ये स्टेटमेंट आई है। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं माननीय एलजी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि एलजी साहब, जब आप नहीं थे, जब आपसे पहले वाले एलजी भी नहीं थे, तब भी तो हमारे जेएंडके में सरकारें हुआ करती थी, चाहे वो एनसी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, पीडीपी की रही हो, तो उन सरकारों के टाइम तो हम बिजली बेचा करते थे। पूरी स्टेट को भी बिजली 24 घंटे मिलती थी। थोड़ा बहुत कभी कट गर्मी सर्दी में लगता भी था, मैं नहीं कहता कि नहीं लगता था, मगर कमोवेश तकरीबन बिजली सबको मिलती भी थी। उसके बाद हम बिजली पंजाब को या बाकी स्टेटों को बेचते भी थे। अब आप अंबानी अडानी के फायदे के लिए सारी बिजली खा जाएंगे और उसके बाद बाहर से खरीद के हमें दे के हमें लूटने की जो कवायद आप कर रहे हैं, उसकी समझ हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को आती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है, जिसमें सरकार भी शामिल है, एलजी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है और अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े दलाल भी इसमें शामिल है। अब आप देखिए, जो हमारे सत्यपाल मलिक जी जब यहाँ पे थे गवर्नर, तो उन्होंने 2 फाइलों का जिक्र किया था, 150 करोड़ की उनको ऑफर थी, तो उसमें अंबानी की भी एक फाइल थी, आपको पता ही है जी। तो ये अब क्यों, इसीलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया और अब मोदी और शाह जी ने अपना एक खास एलजी यहाँ फिट किया है। वो एलजी साहब अंबानी अडानी के फेवर में काम नहीं करेंगे तो मोदी शाह नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो इन एलजी साहब का भी उसमें काफी नुकसान होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि एलजी साहब की ये जो स्टेटमेंट है, ये सीधा सीधा बता रही है कि हमारे प्रदेश की बिजली अब बेची जा रही है और घुमा फिरा के महंगे रेट पे अडानी वडानी के थ्रू फिर हमें बेची जाएगी और हमारा खून चूसा जाएगा। हमारे यहाँ बिल नहीं देने वाली कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन लोग ऑनेस्टली बिल देते हैं। और एक सवाल मैं जरूर एलजी साहब से और भी पूछना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे बिजली उत्पादन के हमारे यहाँ डैम या जो यूनिट लगे हुए हैं, जैसे बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और भी जितने हैं, उनमें पैसा किसका लगा है? पब्लिक का। और ये जो आपका जितना भी अमला है, चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे तक, जेई तक, और उसके नीचे मीटर रीडर और सब लोग, इनको तनख्वाह किसके पैसे से मिलती है? हमारे टैक्स के पैसे से। तो बिजली बनाने की जो खर्चा है वो हमारा, जो प्रशासन में जितने भी लोग बिजली को मैनेज करते हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट है और इनके जितने मुलाजिम हैं, उनका खर्चा हमारे टैक्स मनी से निकलता है। तो देखा जाए तो बिजली तो हमारे पूरे लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। हमारी स्टेट में इतनी बिजली पैदा होती है कि आधी से ज्यादा जो है बेची जाती है, तो वो हमें फ्री मिलनी चाहिए थी, बजाय वो फ्री देने के। अब आप ये कह रहे हैं हम 20,000 करोड़ की बाहर से खरीद के दे रहे हैं, तो अपनी नालायकी पे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। ये आपकी नालायकी से हो रहा है, आप लोगों को सच नहीं बताना चाहते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जब भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, जब एनसी पीडीपी या कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग बाहर से आते थे, लखनपुर में एक 70 रुपए की पर्ची कटती थी उनकी। तो भाजपा और आरएसएस के लोग और हिंदुत्ववादी संगठन कहते थे ये जजिया टैक्स है। आज देखिए संसार जी, लखनपुर से लेके कटरा तक 3 जगह टोल लगे हुए हैं और कम से कम भी आने जाने में 700-800 रुपए की पर्चियां कट जाती हैं। वो 24 घंटे और 12 घंटे को भी नहीं मानते ये टोल टैक्स वाले, और लूट रहे हैं लोगों को। वो जजिया था, तो ये क्या है? तो ये एलजी साहब का प्रशासन और भाजपा सरकार केंद्र की, ये मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं और वो घड़ा भर चुका है। मेरा ऐसा मानना है, जब कभी भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो केंद्र के हों
पार्लियामेंट के हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, या कोई भी इलेक्शन आने वाले समय में होंगे, अब भाजपा का सुपड़ा जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से साफ करके ही दम लेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये एलजी साहब के इस स्टेटमेंट का सही जवाब होगा। दूसरी तरफ आपने कहा कि एलजी साहब जो हैं वो भाजपा के ही हैं और भाजपा के मकसद जो है उसे पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो जम्मू में जो भाजपा की इकाई है, जो इनके प्रधान हैं, उनकी सुनते ही नहीं, बात ही नहीं मानते उनकी। संसार जी, ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो 25 एमएलए जीते थे भाजपा के, वो नदारद साबित हुए हैं, बिल्कुल इनइफेक्टिव साबित हुए हैं, जनता की एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। और अब तो हालात ये हैं कि उनको चुप करा दिया गया है, ये कहकर कि अगर आप बोलोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ बोलने वाला उनका अपना व्यक्ति भी हो, उसको भी वो नहीं बख्शते हैं। तो ये जितने भी इनके एमएलए हैं वो इनइफेक्टिव साबित हुए हैं। आज इतने गलत डिसीजन पब्लिक के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं एलजी साहब और उनके पीछे मोदी और शाह जो बैठे हैं उनके द्वारा। ये 25 लोग तो लोगों ने चुने थे, ये 25 एमएलए लोगों के चुने हुए थे। एक शब्द इनके मुंह से लोगों के हित के लिए नहीं निकल रहा है, तो इसका जवाब जनता देगी, माकूल जवाब देगी। अगले इलेक्शन में ये गायब हो जाएंगे। अव्वल तो इनको टिकटें नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कोई जनता इनको वोट नहीं देगी। भाजपा को अब लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब इनका अस्तित्व अपने आप में ही खतरे में है, मेरा ऐसा मानना। अच्छा, दूसरा बसोत्रा साहब, मैं जानना चाहता हूं, भारत के अंदर जिस तरीके से दलितों को, दबे कुचले वर्ग को, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस का मामला बहुत बड़ा मामला था, उसमें आरोपियों को बरी कर दिया जाता है और एक आरोपी को जो है वो सजा दी जाती है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये किस तरीके की इंसाफ है और ये किस तरीके का न्याय जो है वो दिया जा रहा है? संसार जी, संविधान से देश चलता, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो जाता है इस देश में, तो हर आरोपी को कन्विक्शन होती, कम से कम 90% से ज्यादा क्रिमिनल जो है वो कन्विक्ट किए जाते। देश ना तो संविधान से चल रहा है, ना ही रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। और ये कांग्रेस के टाइम भी कुछ इस तरह की स्थिति रही है, मगर अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। देखिए, अभिनव भारत अगर आपको याद हो, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, कन्फेशन थे, जुडिशियल कन्फेशन थे सेशन जज के सामने, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड था। इन्होंने बम ब्लास्ट भी किए थे और क्या क्या किया था, सब हमारे सामने है। और बाद में जब भाजपा की सरकार आई, जजेस बदले गए, स्पेशल पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदले गए, उसके बाद अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, कोई नहीं जानता, और सबके सब जो है आपके सामने बाहर खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। तो इन हालात में आप ये कैसे मान सकते हैं कि योगी जी अपनी बिरादरी के लोगों को सजा होने देते? उस बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसकी जुबान काट दी गई थी, और वो सफदरजंग हॉस्पिटल में आके उसकी डेथ हुई है। उसके बाद उसको आप आधी रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के बिना परिवार के लोगों की इन्वॉल्वमेंट के जला दिया गया। तो वहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए था कि क्या इसमें इंसाफ होगा। उसके बाद वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, वहां का अमला, वहां का प्रशासन, वहां का शासन, सारा उन अक्यूज लोगों को, उन क्रिमिनल्स को बचाने में 24 घंटे काम कर रहा था। आपको याद होगा, इवन मीडिया के लोगों को उनके परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, और एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा था। हर तरह की कोशिश की जा रही थी कि अक्यूज किसी ना किसी तरह से बचाए जा सके। एफआईआर लगने में भी 8 दिन की देरी हो चुकी थी। इतने हीनियस क्राइम में एफआईआर में 8 दिन की देरी का मतलब समझ में आ रहा था। तो इस सब के चलते मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय में भी योगी जी ने अपनी बिरादरी के लोगों को बचाने के लिए पीपी को इस्तेमाल करके और न्याय तंत्र को इस्तेमाल करके, मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करके, कोर्ट को जरूर साक्ष्य नहीं दिए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, तभी कोर्ट ऐसा फैसला कर पाए। और ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। और उस बच्ची का जिसके साथ ये सब हुआ था, उसकी बकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, उसमें उसने सब कुछ बताया था। और वो क्योंकि उसकी डेथ होगी, वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन पड़ी जानी थी, बचने के कोई चांस मुझे लगते नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कर्नल पुरोहित वाले केस में, अभिनव भारत वाले केस में, प्रज्ञा ठाकुर वाले, असीमानंद वाले केस में, जब इतने हीनियस क्राइम्स, जो कि एक वार थी अगेंस्ट नेशन, इतना बड़ा एक केस था,
जब उसमें क्यों लोगों को बचाया जा सकता है, तो इस केस में बचाना कौन सी बड़ी बात है। कुछ जजेस को तबादला करना पड़ता है, खरीदना बेचना पड़ता है, ना बिके तो पीपी है, फिर सबूत तो स्टेट की तरफ से ही पेश होने होते हैं। अब स्टेट ही जब अक्यूज की सपोर्ट में खड़ी हो, विक्टिम के अगेंस्ट खड़ी हो, और वैसे भी तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा हम जानते हैं, जितने भी बच्चियों के बलात्कार होते हैं सारे भाजपाई बलात्कारियों के फेवर में जुलूस निकालते हैं। जम्मू में भी आपको रसाना केस याद होगा, फिर कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस याद होगा, सीमानंद वाला केस याद होगा। इसके अलावा टैनी जो होम मिनिस्टर स्टेट थे, वो उनके बेटे का जो मसला हुआ किसानों को रोंदने वाला, वो आपको याद होगा। तो ये भाजपाई जो है ये तो हमेशा ही क्रिमिनल्स के साथ खड़े रहे हैं और विक्टिम्स के अगेंस्ट इन्होंने सारी कार्रवाइयां की। तो ऐसे में आप योगी जी से, भाजपा से, यूपी सरकार से अगर ये उम्मीद करते हैं कि एक सबसे निचले दबे कुचले समाज से एक हमारी बच्ची जो है उसके साथ इतना कुछ और उसको इंसाफ मिल जाए मरने के बाद भी। आप देखिए निर्भया कांड में बच्ची क्योंकि अपर कास्ट से थी तो सबको फांसी हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें एक तरफ थे। तो अब इस बच्ची के केस में आप देखिएगा ऊपर तक मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कोई न्याय होगा। मैं तो न्याय की उम्मीद छोड़ चुका हूं। मूल निवासी बहुजनों को ये जान लेना चाहिए, न्यायपालिका अब भारत में न्यायपालिका नहीं है, ये न्यायालय नहीं रह गए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, ये न्यायालय नहीं है, ये तो ब्राह्मणालय है। आपको पता ही है 90% कब्जा उन लोगों का, और इसलिए इस बच्ची को इंसाफ मिलना मेरे हिसाब से नामुमकिन ही था। बेवकूफों के मूल निवासी बहुजनों के वो लोग जिन्होंने बहुत उम्मीद लगाई होगी कि योगी जी की सरकार के रहते हुए, योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बिरादरी के एक्यूज लोगों को कभी सजा हो भी सकती है, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी कोई ऐसा सोचता है। मुझे पहले दिन से ही पता था, मैं तो हैरान हूं कोई एक को भी कैसे हो गई, और मुझे लग रहा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो भी छूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। लास्ट में मेरा सवाल है अशोक जी, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बिगड़ने वाली है, ऐसे कुछ आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आंकड़े अखबारों में या मीडिया में दिखाए जा रहे हैं वो ये कहकर दिखाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो भारत की हो रही है। संसार जी, अभी रघुराम राजन जो हमारे एक्स गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, उनकी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो श्रीलंका में जो हालात अभी पीछे पैदा हुए थे और जो पाकिस्तान में अभी चल रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा बदतर होने वाली है। मेरा भी ऐसा मानना है। मैं आपको जैसा पता, मैं एलएलबी ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट तो हूं ही, मैंने सीएस भी कर रखी है, मैं फेलो मेंबर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, तो थोड़ा सा टैक्सेशन और कारपोरेट और ये सब लॉज पे भी मेरा थोड़ा सा रहता है। तो मैं ये एक डीप स्टडी मैंने भी की है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो बाहर से हमने कर्ज ले रखा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह से, ये आने वाले कुछ दिनों में शायद 31 मार्च तक एक एस्टीमेट के मुताबिक 155 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। 155 लाख करोड़ ये क्रॉस कर जाएगा। अभी 125 या 127 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, तो 155 लाख करोड़ ये क्रॉस कर जाएगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि रुपये की वैल्यू फर्दर डिग्रेड होगी। सोना ऑलरेडी हमने गिरवी रखा हुआ है, आपको पता ही है, तो रुपये की वैल्यू डिग्रेड होगी। मुझे लगता है कम से कम भी आने वाले टाइम में जो ब्रेड आज हम बाजार से 35, 37, 40 में खरीद रहे हैं, वो कम से कम भी 30-40 हजार रुपए की एक ब्रेड मिलने वाली है, और 1 लीटर दूध की कीमत भी कम से कम 20-25 हजार के करीब चली जाएगी। यानी पूरे भारत में हाहाकार मचने वाला है और बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को अडानी की वजह से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से बहुत बड़ा एक धक्का लगा है, और भारत की कारपोरेट जो पोजीशन है उसको भी, उसकी साख को भी धक्का लगा है। इसके अलावा भारत के बैंकों का जो पैसा डूबा है उसकी वजह से, और एलआईसी का जो पैसा डूबा है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा डूबा है, वो लोगों का पैसा है, तो लोगों को उससे भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बावजूद शेल कंपनियां यूज हुई हैं और भारत की सरकार संजीदगी के साथ इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहती। उल्टा आपने देखा होगा गैस के रेट बढ़ गए अभी,
और उन सब चीजों के रेट अब बढ़ने शुरू हो गए जिनका बिजनेस अडानी के पास है, ताकि अडानी को फिर से एक बार खड़ा किया जा सके। क्योंकि अडानी के पास जब देश का पैसा लूट के हम देते हैं, मैं मोदी और शाह के एंगल से ये बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के एंगल से बात कर रहा हूँ, तो जब अरबों खरबों रुपया हम आम आदमी की जेबों से खून निचोड़ निचोड़ के अडानी के पास जब ले जाते हैं, तो फिर वो अडानी जी उसका हिस्सा जो है वो इनको तो देते ही होंगे। इनको एमएलए खरीदने होते हैं, इनको एमपी खरीदने होते हैं, इनको सरकारें गिरानी होती हैं, सरकारें बनानी होती हैं, इलेक्शंस लड़नी होती हैं, इलेक्शन कमीशन खरीदना होता है, और ये अपना ईसी इलेक्शन कमीशन के अलावा ये ईडी को खरीदना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों को खरीदना होता है, सीबीआई और इसके हायर ऑफिशियल्स को खरीदना होता है, आईबी और रॉ में लोगों को और पैसा देना पड़ता है। तो पूरे तंत्र को हाईजैक करने के लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए। वो अरबों खरबों रुपया इनको लोग तो देते नहीं, क्योंकि लोगों का भी इन पर फेथ उठ चुका है। तो वो पैसा जनता की जेब से जबरदस्ती निकाल के निचोड़ के ले जाके अडानी की जेब में डालना पड़ता है। अडानी जी बाहर जाके टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं, स्विस बैंक हैं, और उनके जो 22 शेल कंपनी चला रहे हैं, उनसे घुमा के कुछ पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से इनकी पॉलिटिकल पार्टी को और कुछ इनके फैमिली मेंबर्स के खातों में बाहर जमा करवा देते हैं। तो ये सब गोरख धंधा जो चल रहा है, इस गोरख धंधे में 450 रुपया रेट बढ़ गया सिलेंडर का, कमर्शियल का, 50 रुपए बढ़ गया डोमेस्टिक का। ये सिलेंडर जो हम 300, 450 के नीचे लिया करते थे, अब हम 1150 से ऊपर ले रहे हैं, और कमर्शियल तो आपको पता कहीं से कहीं चला गया। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में डोमेस्टिक सिलेंडर भी 10,000 से कम नहीं मिलने वाला, और कमर्शियल भी 25 या 30,000 का एक सिलेंडर आपको मिलेगा। और ये सारा पैसा जो है अडानी जैसे लोगों के मार्फत ये भाजपा लूट कर देश के बाहर ले जा रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है, इसमें शेल कंपनीज भी इन्वॉल्व है, इसमें सारे का सारा जो तंत्र है वो इन्वॉल्व है। और देख लीजिए, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सेबी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जितनी भी एजेंसियां हैं वो मूक दर्शक बनी हुई हैं। तो इसका नेट रिजल्ट जो है 2024 की इलेक्शन के बाद मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में जो हुआ, जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इससे 1000 गुना बदतर भारत की जनता का हाल होने वाला है। इसीलिए रघुराम राजन ने कहा कि पैसा बचा के रखिए, हालात खराब होने वाले हैं, 2 वक्त की रोटी को भी आप तरसने वाले हैं। और मैं भी इस बात की मोहर लगाता हूं कि अगर मोदी और शाह 24 में रिपीट हो गए, तो 29 तक भारत की जनता की खाल उतार कर बाहर विदेशों के बाजारों में ये लोग जाके बेचेंगे। ये मैं आपको आगाह कर दूं आपके माध्यम से सारी जनता को, कि अब जनता की खाल उतारना बाकी रह गया है, वो 24 के बाद 29 तक उतार के बेच दी जाएगी। अगर लोग अब भी नहीं समझे और भाजपा, आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ मिलकर इस देश की बर्बादी में इसी तरह का योगदान देते रहे, उन्हें मान सम्मान देते रहे, उन्हें दान देते रहे और उन्हें मतदान देते रहे, तो यही हालात होंगे। मेरा ऐसा मानना है। जी संसार, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। और देश की जनता को अब ये समझ लेना चाहिए कि हालात जो है वो बद से बदतर होने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अगर भाजपा दोबारा से पावर में आती है, तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी का ये मानना है कि देश के हालात जो होंगे वो श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर होंगे। अब देखना ये होगा कि जनता कब जागेगी।